आज का अपना टॉपिक रहेगा कंजंक्शन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कंजंक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है। कंजंक्शन वर्ड को देखो, सी ओ एन, इसमें पहले लिखा हुआ प्रीफिक्स क्या है, सी ओ एन। सी ओ एन प्रीफिक्स आपको कहीं भी दिख जाए, सी ओ एन का मतलब होता है क्या, टुगेदर होता है। सी ओ एन का मतलब क्या होता है, टुगेदर होता है। और जंक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, जंक्शन वर्ड आपने सुना भी होगा, है ना, रेलवे स्टेशन जो होते हैं वहां पे लिखा होता है कई जगह जंक्शन। तो जंक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, जंक्शन हम बोलते किसको है, जहाँ एक से ज्यादा ट्रैक हो, ज्यादा लाइनें आती हो जाती हो, है ना, ज्यादा ट्रेनें आती हो जाती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। तो कंजंक्शन वर्ड का मतलब क्या हुआ, एक साथ चीजों को जोड़ना। कंजंक्शन वर्ड का मतलब क्या हुआ, एक साथ चीजों को जोड़ना। अब ये जो कंजंक्शन वर्ड है ये एक साथ किस किस को जोड़ेगा, सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। अब कंजंक्शन वर्ड किसको जोड़ेगा, देखो कंजंक्शन वर्ड जोड़ता है आपका दो, किन्हीं भी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ सकता है कंजंक्शन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ चुके, कौन से थे, 8 पार्ट ऑफ स्पीच थे हमारे, नाउन था, प्रोनाउन था, एडजेक्टिव था, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर जोड़ना हो तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग बोलते भी हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, राम एंड श्याम बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं राम एंड श्याम। तो ये जो एंड वर्ड है ये एक कंजंक्शन है, इसने क्या किया, राम को और श्याम को आपस में जोड़ा है। तो दो पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है, कंजंक्शन की। इसके अलावा अगर हमें दो फ्रेजेस को जोड़ना है, अगर हमें दो फ्रेजेस को जोड़ना है तो दो फ्रेज को जोड़ने के लिए भी हमें जरूरत किसकी पड़ती है, कंजंक्शन की पड़ती है। अगर दो क्लोजेस को जोड़ना है तो उसके लिए भी जरूरत किसकी पड़ेगी, कंजंक्शन की। और अगर दो सेंटेंसेस को जोड़ना है तो उसके लिए भी जरूरत किसकी पड़ेगी, हमें कंजंक्शन की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कंजंक्शन किस किस को जोड़ने का काम करता है, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करता है, दो क्लोजेस को जोड़ने का काम करता है, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है और दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं कंजंक्शन जो है वो कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। कंजंक्शन जो है वो आपके होते हैं तीन टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। कौन से होंगे, पहला होता है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दूसरा होता है आपका क्या, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, और तीसरा होता है क्या आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन। तीन टाइप के कंजंक्शन होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, इनके यूसेज पढ़ने हैं कि कहाँ पे किस कंजंक्शन का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन, तीनों टाइप के कंजंक्शन पढ़ेंगे। देखो उससे पहले हमें एक और चीज पढ़नी है, हमें क्या पढ़नी है, मैंने यहाँ पे लिखा दो फ्रेज। अब आपको ये पता है फ्रेज क्या होती है, आपको ये पता है क्लोज क्या होता है, आपको ये पता है सेंटेंस क्या होता है, इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं, किसको हम फ्रेज बोलते हैं, किसको हम क्लोज बोलते हैं, किसको हम सेंटेंस बोलते हैं। तो हम कंजंक्शन के टाइप पढ़ने से पहले एक बार इनको देख लेते हैं कि फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फ्रेज की। अब देखो फ्रेज क्या होती है, फ्रेज क्या होती है, किसको हम फ्रेज बोलेंगे, फ्रेज एक्चुअल में होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और जिसका कोई ना कोई मीनिंग जरूर होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग मीनिंग, जिसका कोई ना कोई मीनिंग होगा। ऐसे नहीं कि बिना मीनिंग के कुछ भी मीनिंगलेस चीजें हम बोल दें और उसको हम फ्रेज बोल देंगे, नहीं। फ्रेज के लिए क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और जिसका कोई मीनिंग होना चाहिए, उसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, अब फ्रेज जो होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, मीनिंग हो गया। अब हम बात करें अगर क्लोज की, क्लोज क्या होता है, क्लोज भी क्या होता है, क्लोज भी होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग मीनिंग। और अगर मैं बात करूं सेंटेंस की, तो सेंटेंस भी हम किसको बोलते हैं, सेंटेंस भी बोलेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग मीनिंग।
तीनों का ही मतलब क्या होता है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ, क्लोज भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ, और सेंटेंस भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ, और तीनों का ही कोई ना कोई मीनिंग होता है। इसका मतलब इस हिसाब से तो तीनों में कोई डिफरेंस हुआ नहीं, लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता, तीनों में डिफरेंस तो होता ही है। वो डिफरेंस किस चीज का होता है? वो डिफरेंस होता है वर्ब का। किसका डिफरेंस होता है? वर्ब का। भाई आपकी जो फ्रेज होती है ना, फ्रेज हम उसको बोलते हैं जिसके पास जनरली कोई भी वर्ब नहीं होती। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा, लेकिन यहाँ पे कोई वर्ब नहीं होती है, यूजुअली नो वर्ब। ठीक है, जैसे मान लो सुबह सुबह आप किसी टीचर से मिलते हो, कहीं जाते हो, तो टीचर को आप क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम। तो टीचर कोई ना कोई, अब इस ये जो गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर है, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग तो होता ही होगा। मीनिंग है तभी टीचर आपको रिप्लाई करता है कि गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब मीनिंग तो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, लेकिन इसके अंदर कोई वर्ब नहीं है, और अगर वर्ब नहीं है इसका मतलब ये जो है हमारी क्या है? फ्रेज है। तो जैसे आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस टाइप के वर्ड जो यूज करते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग है या फिर गुड इवनिंग है। इस टाइप के वर्ड अगर आप कहीं भी यूज कर रहे हो तो वो क्या होंगे? आपके फ्रेज होंगे। ठीक है, जिसका मीनिंग निकल रहा है लेकिन इनके पास कोई वर्ब ना हो। ठीक है, अगला अगर हम बात करें क्लोज की, क्लोज के पास मीनिंग होता है लेकिन क्लोज के पास वर्ब होती है, और वो वर्ब कितनी होगी? एग्जैक्टली वन वर्ब। क्या होगा? क्लोज के पास वर्ब होंगी, लेकिन कितनी वर्ब होंगी? एग्जैक्टली वन वर्ब होगी। क्लोज के पास एक वर्ब होगी। ठीक है, अब अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस के पास क्या होगा? सेंटेंस के पास होगी मिनिमम वन वर्ब। मिनिमम वन वर्ब, और इसके साथ में इसके पास एक साइन होना जरूरी है। कौन सा साइन? पंचुएशन मार्क, जिसको हम बोलेंगे पंचुएशन मार्क। ठीक है, जैसे मान लो फुल स्टॉप हो गया। ठीक है, जो सेंटेंस के कंप्लीट होने पे यूज किया जाता है, फुल स्टॉप हो सकता है, या फिर इंटेरोगेशन साइन हो सकता है। कोमा नहीं हो सकता भाई, क्योंकि कोमा आप लास्ट में यूज नहीं करते, किसी सेंटेंस के बीच में यूज करते हो। तो हो सकता है आपका फुल स्टॉप हो सकता है, या फिर इंटेरोगेशन साइन हो सकता है, जो लास्ट में सेंटेंस कंप्लीट होने पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस क्या हुआ? तीनों में वर्ब का डिफरेंस हुआ। क्लोज के अंदर आपकी एग्जैक्टली वन वर्ब होती है, और जो सेंटेंस है उसके अंदर मिनिमम वन वर्ब होती है, और अगर फ्रेज है तो उसके अंदर कोई वर्ब नहीं होगी। अब देखो, फ्रेज तो मुझे क्लियर हो गया कि फ्रेज के अंदर कोई वर्ब नहीं होगी। क्लोज में हमने बोला एग्जैक्टली वन वर्ब, और सेंटेंस में हमने बोला मिनिमम वन वर्ब, यानी एक वर्ब यहाँ भी होगी और एक वर्ब यहाँ भी होगी। तो फिर क्लोज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस हो जाएंगे? देखो, उसकी बात करते हैं हम। क्लोज जो होता है ना, क्लोज का इंडिपेंडेंट कोई भी रोल नहीं होता। क्लोज कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है? अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है क्लोज का? देखो, मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ। मैंने बोला देखो, तो तीन सेंटेंस लिखे हैं हमने। हमने लिखा, एक लिखा राधा इज रीडिंग इंग्लिश, एक लिखा सीता इज वॉचिंग ए मूवी, और एक बार हमने क्या किया? इन्हीं दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूं, तो अगर मैं इस कंप्लीट को लेके चलूं यहाँ से लेके लास्ट तक बिल्कुल, तो ये पूरा का पूरा क्या है? एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्यों है? क्योंकि सेंटेंस की सारे क्राइटेरिया जो होते हैं उनको फुलफिल कर रहा है। सेंटेंस के क्राइटेरिया क्या थे? पहला क्या था? उसके अंदर मिनिमम वन वर्ब होनी चाहिए। इसके अंदर वर्ब कितनी है? टोटल दो वर्ब है। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या था? इसके पास एक पंचुएशन मार्क होना चाहिए, लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा रखा है। तो ये क्या है? हमारा एक सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं इस छोटे पार्ट की बात करूं यहाँ तक, अब यहाँ तक हमारा क्लोज का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है।
क्लोज में हमने क्या पढ़ा, मिनिमम एग्जैक्टली वन वर्ब होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे एक वर्ब है ना और एक वर्ब यहाँ पे है, तो इसके अंदर टोटल क्लोज कितने होंगे, दो होंगे, और सेंटेंस कितने हैं, ये एक है, ठीक है। अगर मैं इन्हीं दोनों सेंटेंस को अलग अलग करके लिख दूं तो अब ये भी क्या है, एक सेंटेंस है, और इससे अगला ये भी क्या है, एक सेंटेंस है। अब यहाँ पे ये दोनों क्लोज नहीं होंगे, यानी अगर इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को या दो क्लोजेस को हम अलग अलग करके लिख देते हैं तो वहां पे ये क्लोज न रह के क्या बन जाते हैं, सेंटेंस बन जाते हैं। फिर सेंटेंस वाली बात आ गई ना कि एक वर्ब भी हो गई और पंचुएशन मार्क भी हो गया, वर्ब भी हो गई और पंचुएशन मार्क भी हो गया। क्लोज का क्या होता है, इंडिपेंडेंट यूज नहीं होता। इंडिपेंडेंट का मतलब अगर उन किसी सेंटेंस में दो क्लोज हैं और हम उनको अलग अलग करके लिख दें तो वो क्लोज न रह के क्या बन जाएंगे, आपके सेंटेंस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, क्लोज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे चीजें वर्क करती हैं सेंटेंस के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस के टाइप की, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के जो टाइप होते हैं, सेंटेंस को दो बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से, एक तो होता है उनके फंक्शन के बेस पे, एक होता है मीनिंग के बेस पे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन के बेस पे, यानी काम के आधार पर। फंक्शन के बेस पे सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। पहला टाइप होता है सेंटेंस का अजर्टिव सेंटेंस। पहले टाइप के कौन से सेंटेंस होते हैं, अजर्टिव सेंटेंसेस। अब अजर्टिव का मतलब क्या होता है, अजर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, अजर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं जो जनरली आप लोग पढ़ते हो, राम खाना खाता है वह दिल्ली जाता है, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई फैक्ट बताया जाए, या तो अजर्टिव सेंटेंस में क्या हो, या तो कोई फैक्ट बताया जाए किसी भी प्रकार का, ठीक है, या फिर कोई बात बताई जाए, किसी के विचारों को प्रकट किया जाए, कोई थॉट बताया जाए, ठीक है। वो क्या होते हैं, अजर्टिव सेंटेंस होते हैं। और अजर्टिव सेंटेंस भी आपके दो टाइप के होते हैं फर्दर। वो टाइप कौन से रहेंगे आपके, पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है क्या, नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। अब अफर्मेटिव, अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, अफर्मेशन का मतलब होता है किसी की बात को यस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, किसी की बात मानना, अफर्मेशन होता है, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस भी कौन से होंगे, जहां में कहीं ना कहीं कोई बात बताए, उसमें ना की बात ना हो कहीं भी, हमेशा यस की, यस का बोध जहाँ पे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल सा अगर मैं लिख दूं राम इज रीडिंग न्यूज़पेपर, या राम इज रीडिंग इंग्लिश, मैंने लिख दिया, तो ये आपका सेंटेंस अजर्टिव तो है, लेकिन अजर्टिव में कौन सा टाइप हो जाएगा, ये अजर्टिव का अफर्मेटिव टाइप हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी हमें नोट नहीं लिख रखा, सिर्फ बताया गया है, कोई बात बताई गई है, किसी का कोई फंक्शन बताया गया है, किसी का काम बताया गया है, किसी के बारे में कुछ भी बताया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, अजर्टिव बोलते हैं। और नोट ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव बोलेंगे। और अगर इसी सेंटेंस में आपका नोट आ जाए, ठीक है, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, मैंने लिख दिया राम इज नोट रीडिंग, ठीक है, मैंने बोल दिया राम इज नॉट रीडिंग इंग्लिश, तो अगर नेगेटिव की बात आएगी तो नेगेटिव में हमेशा आपको क्या मिलेगा, नोट मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव हिंदी में भी पढ़ते हो ना आप, सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस आप जिसको बोलते हैं वही है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब इसमें नोट नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव बातें बताई जाएंगी। और नेगेटिव का मतलब इसमें हमेशा आपका नोट आएगा, तो अगर नोट आए तो नेगेटिव, नोट ना आए तो अफर्मेटिव। दोनों ही टाइप होते हैं अजर्टिव सेंटेंस के, ठीक है। इसके बाद अगर हम अगले टाइप की बात करें, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा होता है क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप हमारा कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंटेरोगेशन का मतलब होता है किसी के बारे में पूछताछ करना, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कौन से होंगे, जहां पे किसी से पूछताछ की जाए, किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, वो हमारे कौन से हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे, ठीक है। अब किसी से आप क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हो, वो दो तरीके कौन से रहेंगे, एक तो होगा क्लोज एंडेड और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ओपन एंडेड, ठीक है।
और ये जो क्लोज एंडेड है इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप बोल सकते हो यस नो क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, यस नो। एक इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी ध्यान रखना, इनकी स्ट्रक्चर क्या मिलेगी आपको, सबसे पहले मिलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट है तो, उसके बाद आपका मेन वर्ब और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये आपकी स्ट्रक्चर रहेगी अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस की। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो नेगेटिव सेंटेंस का क्या होगा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लिखना है, नोट लिखना है, नोट के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इन दोनों की थोड़ी सी स्ट्रक्चर ध्यान में रखना, आपको पहचानने में इजी रहेगा। ठीक है, इसमें नोट नहीं आएगा, अगर अफर्मेटिव में और नेगेटिव में नोट आ जाएगा आपका। क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड दो तरह से आप किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, अब क्लोज एंडेड का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों ने कल पढ़ाई की थी, आप लोगों का जवाब क्या रहेगा, या तो हाँ या फिर ना। ठीक है, मैं पूछूं आप लोगों ने कल खाना खाया था, आप क्या बोलोगे, या तो हाँ या फिर ना। तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कि उनका जवाब या तो हाँ होता है या फिर ना होता है, या फिर क्लोज एंडेड का मतलब हुआ आप उनको उनका जवाब देने के लिए आपको कुछ बोलना ना पड़े, बिना बोले भी आप क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो, जैसे ऐसे यस करके या फिर नो करके। तो यस नो क्वेश्चन या फिर क्लोज एंडेड उसी को बोलते हैं जिसका जवाब क्या होगा, या तो हाँ या फिर ना, इसके अलावा आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ेगी। तो ये जो सेंटेंस के टाइप होते हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या रहती है, इनमें सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, सबसे पहले आप लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के आप बाद आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखोगे, मेन वर्ब लिखोगे, और मेन वर्ब के बाद आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, और ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में आपका इंटरोगेशन साइन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ओपन एंडेड की बात करूं तो ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होंगे जहां पे आपको यस नो नहीं कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। ओपन एंडेड में क्या होगा, आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है, जैसे मैं पूछूं, मैंने पूछा आप लोगों से आप लोगों ने कल क्या खाया था, अब इसका जवाब आप हाँ या ना नहीं दे सकते, आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, जैसे आपने कल रोटी खाई थी या चावल खाए थे या सब्जी खाई थी, जो भी कुछ खाया था आपको उस चीज के बारे में कुछ बताना पड़ेगा। मैं पूछूं आप लोगों ने कल क्या पढ़ा था, अब क्या पढ़ा था तो क्या बताओगे, आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा, हिंदी पढ़ी होगी, इंग्लिश पढ़ी होगी, मैथ्स पढ़ा होगा या फिर रीजनिंग पढ़ी होगी, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। तो वो आपके कौन से सेंटेंस हो जाएंगे, ओपन एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहचान क्या रहेगी इनकी, इनमें आपको हमेशा मिलता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यानी जिसको आप WH वर्ड नाम से भी जानते हो, क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड दोनों ही होते हैं, जैसे हु है, वट है, वेहन है, वाहे है, हाउ है, हाउ मैनी, हाउ मच, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इन्हीं को आप लोग WH वर्ड भी बोलते हो। तो ये आपको मिलते हैं हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वर्ड मिल जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद आप क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, उसके बाद दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है, क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे, मेन वर्ब लिखोगे, और मेन वर्ब के बाद क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, और ये लिखने के बाद लास्ट में आपका वही इंटरोगेशन शाइन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या था, डिफरेंस सिर्फ इतना ही था, यहाँ आपका क्वेश्चन वर्ड आता है, यहाँ आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है। ठीक है, कर लोगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद अगले टाइप ऑफ सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस का टाइप कौन सा रहेगा, अगला रहेगा इंपेरेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप जो रहेगा सेंटेंस का वो कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस हम किसको बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं जहां पे आपको क्या करना पड़े, या तो आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, या फिर आप किसी को ऑर्डर देते हो, या फिर आप किसी को कमांड देते हो, या फिर आप किसी को एडवाइस देते हो। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, या फिर कमांड दे रहे हो, तो वो सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमेशा आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, या तो अकेली आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल सकती है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, मैंने बोला शट अप,
अब ये जो शट अप है, शट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या होगा, आपका ऑर्डर रहेगा, ठीक है। ऑर्डर है, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, चारों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर मैं बोलूं, मैंने बोला ओपन द डोर, मैंने बोल दिया क्या, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो देखो ओपन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। या फिर मैं बोल सकती हूँ डोंट मेक ए नॉइस, ठीक है। यहाँ भी क्या रहेगा, डू आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो आपका कौन सा रहेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे। या फिर आपके जो लेट से स्टार्ट होते हैं, लेट्स रीड इंग्लिश। अब आपको पता है ये जो लेट है, लेट भी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसका मीनिंग होता है इजाजत मांगना, इजाजत देना, ठीक है। लेट का मतलब वही होता है। तो लेट क्या होता है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो लेट से भी जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनके वो भी कौन से होते हैं, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो जनरली ये स्टार्ट होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। कभी कभी जैसे प्लीज है, प्लीज मैंने बोला गिव मी योर नोटबुक। कई बार क्या होता है, क्या चीज हो रही है, कौन सी फीलिंग है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी वर्ड का यूज कर देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। बाकी जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई और वर्ड यूज कर दिया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया क्या, प्लीज यूज किया, प्लीज गिव मी योर नोटबुक। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लीज किसको शो कर रहा है, रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। और अगर रिक्वेस्ट को शो कर रहा है तो ये भी आपका क्या रहेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस रहेगा, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की। अगले आपका कौन सा रहेगा, एक्सक्लेमेटरी। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होंगे जहां पे आपको एक्सक्लेमेशन साइन मिले और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स मिले। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कौन से होते हैं, जो आपकी सडन फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, आप क्या बोलते हो, हुर्रे। आप अगर उदास होते हो, आप क्या बोलते हो, अलास, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो, खुश होते हो तो ये बोल सकते हो, ठीक है। या फिर आप किसी डिस्गस्टिंग चीज को देख के आप फी बोल सकते हो। इस टाइप के जो वर्ड होंगे वो उनको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। और जिस सेंटेंस में आपको ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स मिले उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं, मैंने लिख दिया हुर्रे वी वॉन द मैच। अब ये सेंटेंस आपका कौन सा हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। मैं बोल दूं, मैंने लिख दिया ब्रावो या वेल डन। अब ये भी कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, जहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन साइन मिले और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स मिले। दोनों ही कंडीशन में आप किसका यूज करोगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। लास्ट हमारा टाइप बचता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जहाँ पे या तो ब्लेसिंग्स दी जाए या फिर कर्स दिया जाए। अब कर्स का मतलब क्या होता है, कर्स हिंदी में हम बोलते हैं श्राप, ठीक है। किसी के बारे में अच्छी बातें आप बोलते हो तो उसको हम ब्लेसिंग्स बोलते हैं। किसी के बारे में अगर गलत शब्द बोलते हो, किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलते हो, बुरा बोलते हो, तो उसको हम कर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में सेंटेंस आपके कैसे रहेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। और ये जनरली स्टार्ट होते हैं मे से। जैसे किसी का बर्थडे होता है तो आप स्टेटस लगाते हो ना, लिखते हो क्या, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट में आप इंटेरोगेशन साइन मत लगा देना, ये में स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लास्ट में आपको क्या लगाना है, फुल स्टॉप ही लगाना है, क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ये ब्लेसिंग्स को शो कर रहा है। या आप किसी के बारे में बोलते हो मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपकी आयु लंबी करे, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो ये दोनों ही सेंटेंस कैसे हैं, आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जहां पे ब्लेसिंग्स दी जाए या फिर कर्स दिया जाए। तो हमने अभी पढ़ा जो फंक्शन के बेस पे सेंटेंस 5 टाइप के होते थे, कौन से, एडजेक्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं
सेंटेंस के दूसरे टाइप की। मीनिंग के बेस पे सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन से होंगे? पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कौन सा रहेगा आपका? कंपाउंड सेंटेंस, और थर्ड आपका कौन सा रहेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इन तीनों का डिफरेंस देखते हैं। देखो, उससे पहले आपको एक और चीज जाननी है। एक चीज होती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट काम को करने वाला, कर्ता जिसको बोलते हैं। सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला, ठीक है। अब एक वर्ड होता है प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बोला जाए उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। तो दो चीजें होंगी सेंटेंस में आपकी, एक होगा सब्जेक्ट और एक कौन सा, एक क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट मिले और एक क्या मिले? प्रेडिकेट मिले, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। अगर कहीं भी आपको दो सब्जेक्ट या फिर दो प्रेडिकेट मिले, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। अगर कहीं भी आपको दो सब्जेक्ट या फिर दो प्रेडिकेट मिले, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। अगर कहीं भी आपको दो सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मिले, उसको भी हम क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। अगर कहीं भी आपको एक सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट मिले, उसको भी हम क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। तो सिंपल में तीनों चीजों को याद रखोगे, एक सब्जेक्ट प्लस एक प्रेडिकेट, दो सब्जेक्ट प्लस एक प्रेडिकेट, या फिर एक सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट। अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट रहेंगे, कॉम्प्लेक्स में दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट रहेंगे, ठीक है। अब देखो, इन दोनों में जो डिफरेंस है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में, वो क्या रहेगा? इसमें भी दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट है, इसमें भी दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस किसका रहेगा? कंजंक्शन का रहेगा, ठीक है। अब कंजंक्शन का क्या डिफरेंस रहेगा? भाई अभी हमने देखा था कंजंक्शन जो है वो कितने टाइप के होते हैं? कंजंक्शन होते हैं 3 टाइप के। कौन से थे हमारे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन था, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन था और कोरिलेटिव कंजंक्शन था। अगर आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो आपका सेंटेंस कैसा रहेगा? कंपाउंड रहेगा। और अगर आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो आपका सेंटेंस कैसा रहेगा? कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं इन्हीं के ऊपर, यानी कंजंक्शन के ऊपर। कंपाउंड जो सेंटेंस है उसके अंदर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते कौन से हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं, अभी उनको देखेंगे, ठीक है। देखो, तीनों टाइप के कंजंक्शन हमने लिखे हैं। अब इन कंजंक्शन का डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस देखने के लिए वही काम करना है। सबसे पहले इन वर्ड्स का मतलब समझो। देखो, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेट वर्ड आपने कहीं सुना है? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्थापित करना जिसको बोलते हैं, तो वही होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में। कोऑर्डिनेशन यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये किस चीज का काम करेंगे? कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करेंगे। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ? तालमेल आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे किसका काम करेंगे? तालमेल बैठाने का काम करेंगे सेंटेंसेस में। किन्हीं भी जिन भी दो क्लोजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, उन दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलेंगे, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब होता है, सब वर्ड आपने कहीं सुना है? कहीं तो सुना होगा, ठीक है, मैं बताती हूँ कहाँ सुना। सब इंस्पेक्टर सुना आपने? सुना होगा। सब इंस्पेक्टर क्या होता है? इंस्पेक्टर की अंडर पोस्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। यानी सब जो वर्ड है, सब वर्ड का मतलब होता है अंडर। क्या होता है? सब वर्ड का मतलब अंडर होता है। तो ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे ना, ये जिन भी दो क्लोजेस को जोड़ेंगे उनमें से दोनों क्लोजेस इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, दोनों क्लोजेस के पास सेम पावर नहीं होगी। उनमें से एक क्लोज होगा, उसको हम मेन क्लोज बोलेंगे या फिर प्रिंसिपल क्लोज बोल सकते हो, और दूसरा क्या रहेगा?
मेन क्लोज, या फिर आप बोल सकते हो इसको प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है। और दूसरा आपका क्या रहेगा, दूसरा रहेगा डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब हुआ एक क्लोज बड़ा रहेगा, एक क्लोज छोटा रहेगा। और कोऑर्डिनेट का मतलब दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है, दोनों के बीच में बैलेंस है। तो यहाँ पे आपको जो भी दो क्लोज मिलेंगे वो दोनों ही क्लोज कैसे रहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लोज रहेंगे, यानी उनका एक दूसरे के काम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो कौन से हो जाएंगे, हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएंगे, ठीक है। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन से होंगे, देखो नाम से ही पता लग रहा है, कोरिलेटिव, को का मतलब होता है साथ, रिलेटिव मतलब संबंध बनाना, ठीक है। तो ये कौन से होंगे आपके, इनको आप लोग पेयर कंजंक्शन भी बोलते हो, इनको हम पेयर कंजंक्शन भी बोलते हैं। अब पेयर का मतलब क्या हुआ, जोड़ा हुआ, यानी दोनों चीजें, जो भी दो कंजंक्शन होंगे इसके अंदर, पेयर का मतलब हुआ जोड़ा, तो कम से कम दो कंजंक्शन तो यहाँ पे आपके होंगे। अब दो कंजंक्शन होंगे तो वो दोनों कंजंक्शन साथ साथ ही आएंगे। जैसे मैं अगर बात करूं, एक होता है आइदर और, ठीक है, एक होता है आपका नाइदर और नोर, और एक होता है आपका नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ठीक है। तीन आपके पेयर कंजंक्शन होते हैं, नाइदर नोर, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। तीनों ही एक साथ आएंगे, अगर कहीं पे आइदर कंजंक्शन आ गया तो बाद में और भी आएगा, अगर नाइदर आ गया तो नोर भी आएगा। इसको आप इधर नीदर भी बोल सकते हो, आइदर नाइदर भी बोल सकते हो, बोथ प्रोनाउंसिएशन आर ओके। नॉट ओनली और आ गया तो फिर उसके बाद में बट ऑल्सो भी जरूर आएगा। तो ये हमेशा आपको पेयर में मिलेंगे तीनों कंजंक्शन, ठीक है। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं। अब कोऑर्डिनेशन में कौन से होंगे कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में रहते हैं आपके फैन बॉयज। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को। फैन बॉयज में कौन से कंजंक्शन कंजंक्शन होंगे, देखो F4 होता है फोर, ठीक है, A4 होता है एंड, N4 होता है नोर, B4 होता है बट, O4 होता है और, Y4 होता है यट और S4 होता है तो, ठीक है। फैन बॉयज में आपके कौन से कंजंक्शन होंगे, F से बनता है फोर, A से बनता है एंड, N से बनता है नोर, B से बनता है बट, O से बनता है और, Y से बनता है यट और S से बनता है सो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को आप याद रखना। इसके अलावा जो भी कंजंक्शन बच गए आपके, जैसे मैं बात करूं, मैंने बोल दिया सिंस, मैंने बोल दिया बिकॉज, मैंने बोल दिया हेंस, ठीक है, देयरफॉर, ये सारे के सारे आपके कौन से रहेंगे, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन रहेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रख लेना है, पेयर कंजंक्शन जो होंगे आइदर और, नाइदर नो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। इसके अलावा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से रहेंगे, फैन बॉयज वाले रहेंगे, और इनको छोड़ के बाकी जितने भी बच गए वो सारे के सारे आपके कौन से होते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। कर लोगे कंजंक्शन के टाइप, ठीक है। इसके बाद हम आपको कंजंक्शन का यूज स्टार्ट करवाते हैं। सबसे पहला जो कंजंक्शन हम करेंगे वो कौन सा करेंगे, एंड। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है और, ठीक है। अब ये एंड जोड़ेगा किस किस को, एंड किन्हीं भी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ सकता है, दो क्लोजेस को जोड़ सकता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, ठीक है। अब जोड़ेगा किस किस को, मैं ये लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया एक सेंटेंस, मैं लिख दिया आई एम हैप्पी एंड सैड, ये लिख सकती हूँ क्या। देखो हैप्पी का पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूँ तो हैप्पी क्या है, एक एडजेक्टिव है, सैड क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है। ये दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं, हैप्पी भी और सैड भी। लेकिन क्या मैं ये लिख सकती हूँ आई एम हैप्पी एंड सैड, लिख सकती हूँ, कहना सही रहेगा, सेंसेबल लग रहा है, नहीं लग रहा ना, क्योंकि हैप्पी और सैड दोनों अलग अलग चीजें हो गई। और एंड किसको जोड़ता है, एंड दो पार्ट ऑफ स्पीच को तो जोड़ेगा, वो दोनों पार्ट ऑफ स्पीच सेम होने चाहिए, लेकिन सेम के साथ वो सेम सेंस के भी होने चाहिए, ठीक है। आप आई एम हैप्पी एंड सैड नहीं बोल सकते, क्योंकि हैप्पी और सैड बोथ आर डिफरेंट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, दोनों का सेम मीनिंग नहीं हुआ। आप ये बोल सकते हो आई एम हैप्पी एंड जॉयफुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
जॉयफुल का मतलब भी हुआ कहीं ना कहीं हैप्पी ही हुआ, और दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो दोनों एडजेक्टिव हुए, दोनों सेम मीनिंग के हुए। तो अगर दोनों सेम मीनिंग के हैं तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट मीनिंग के हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आप यूज नहीं कर सकते एंड का। ठीक है, पहला काम एंड का, दो पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ेगा। दोनों पार्ट ऑफ स्पीच कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर एक तरफ इधर मैं नाउन लिख रही हूँ ना, तो इधर भी नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस कर सकता है। इधर अगर मैं नाउन लिख रही हूँ तो इधर आपका नाउन या प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं। इधर अगर मैं प्रोनाउन लिख रही हूँ तो इधर आपका नाउन या फिर प्रोनाउन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इधर मैं अगर एडजेक्टिव लिख रही हूँ तो इसके बाद में भी आपका क्या आएगा, एडजेक्टिव ही आएगा। अगर मैं इधर वर्ब लिख रही हूँ तो इसके बाद भी क्या आएगा, वर्ब आएगी। अगर मैं इधर एडवर्ब लिख रही हूँ तो इसके बाद इधर भी क्या आएगा, आपका एडवर्ब आएगा। ठीक है, यानी दोनों साइड आपका सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए दोनों ही साइड पे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हुई। उसके बाद देखो, जब एंड से दो चीजें कनेक्ट होती हैं, एंड से जब भी दो नाउन कनेक्ट होते हैं, एक ये इधर नाउन हो गया, एक इधर नाउन हो गया। अगर आपका एंड से दो नाउन कनेक्ट होते हैं तो उनको हम सिंगुलर लिखें या फिर प्लूरल लिखें, इसके बाद यानी हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करें या फिर प्लूरल यूज करें, वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा, ठीक है, देखिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, सभी में वही है, एंड से दो नाउन कनेक्ट हो रहे हैं और उनको हम सिंगुलर लिखें या फिर प्लूरल लिखें, इसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात की हमने राम एंड श्याम, इज या आर प्लेइंग। अब देखो राम और श्याम, एक बंदा कौन है, राम, एक कौन है, श्याम, टोटल कितने हुए, दो हुए। दो होने की वजह से इसके बाद आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे वो कैसे यूज करोगे, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे क्या, प्लूरल। दो हो गए तो दो का मतलब प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करोगे, प्लूरल यूज करोगे, सिंगुलर का यूज नहीं करोगे। तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। अब की बार देखो, द एक्टर एंड सिंगर। अब जो एक्टर और सिंगर है परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, अब एक बात बताऊं, दो चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है, हो सकता है वही एक्टिंग कर रहा हो, वही गाना गा रहा हो। एक्टर और सिंगर एक ही इंसान भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे एक्टर होते हैं जो सिंगिंग भी करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है वो एक ही इंसान हो सकता है वो दोनों अलग अलग हों। भाई ऐसा भी हो सकता है ना, एक इंसान के पास दो डेजिग्नेशन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो मिनिस्ट्री होती है उसमें कई बार क्या होता है, जो
चीफ मिनिस्टर होता है, उसके पास एक दो डिपार्टमेंट और भी होते हैं, तो इंसान तो एक ही है लेकिन उसके पास डेजिग्नेशन कितने हैं, पद कितने हैं, एक से ज्यादा है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है। तो ऐसा भी हो सकता है एक्टर भी वही हो और सिंगर भी वही हो, और ऐसा भी हो सकता है एक्टर कोई और हो और सिंगर कोई और हो। अब हमें कैसे पता लगेगा, ये एक्टर और सिंगर लिखने का मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि ये दोनों एक ही इंसान है या फिर अलग अलग इंसान है। अब ऐसा आप कैसे देखोगे, देखो जब भी आपको ये लिखा हुआ हो दो नाउन और उसको उससे पहले आपको एक ही आर्टिकल दिखा हुआ हो, एक ही आर्टिकल दिखे और दो नाउन कनेक्ट हो एंड से। अब एक ही आर्टिकल लिखने का मतलब वो पर्सन कितना है, एक ही पर्सन है, ठीक है। मैंने बोला ना द एक्टर एंड सिंगर, इसका मतलब वो एक ही पर्सन है जो एक्टर भी है और सिंगर भी है। अगर एक ही पर्सन है तो इसके बाद आप किसका यूज करोगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, प्लूरल का यूज नहीं करोगे, ठीक है। अब अगर अगला सेंटेंस अगर मैं देखूं, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, अब की बार प्रिंसिपल एक इंसान है और मैनेजर एक है। अब आर्टिकल यहाँ अलग लिखा हुआ है, यहाँ अलग आर्टिकल लिखा हुआ है, दोनों जगह अलग अलग आर्टिकल है। अगर अलग अलग आर्टिकल है इसका मतलब पर्सन कितने हैं, दो हैं। तो इसके बाद आप दो पर्सन हो गए, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करोगे, प्लूरल यूज करोगे, सिंगुलर का यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको ये देखना है जो भी दो नाउन कनेक्ट है उनसे पहले एक ही आर्टिकल है या फिर दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल है। एक ही आर्टिकल होने का मतलब दोनों एक ही इंसान है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, और अलग अलग आर्टिकल यूज होने की वजह से दोनों अलग अलग इंसान हो जाते हैं, तो इसके बाद आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे वो कौन सी यूज करोगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, ठीक है। अगले सेंटेंस को देखते हैं। तो यहाँ तो हमारे साथ धोखा हो गया। धोखा क्या हुआ, दोनों ही जगह क्या लिखा हुआ है, ब्रेड एंड बटर, ना कोई आर्टिकल लगा रखा ना ही कुछ और, वर्ड भी दोनों जगह सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, क्या देखना पड़ेगा यहाँ पे आपको, यूनाइटेड सेंस है या फिर डिवाइडेड सेंस है। अगर यूनाइटेड सेंस दे रखी है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, अगर यूनाइटेड सेंस दे रखी है, यूनाइटेड सेंस का मतलब क्या हुआ, एक ही चीज है, तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे वो कैसे यूज करोगे, सिंगुलर यूज करोगे। अगर आपको डिवाइडेड सेंस दे रखी है तो डिवाइडेड सेंस के बाद आप हेल्पिंग वर्ब, डिवाइडेड सेंस का मतलब दो अलग अलग चीजें हैं, इसका मतलब आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यूनाइटेड सेंस का मतलब सिंगुलर और डिवाइडेड सेंस का मतलब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं यहाँ बात करूँ, मैंने लिखा ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब देखो ब्रेकफास्ट में आपको पता है ब्रेड और बटर खाया जाता है, तो ब्रेड और बटर कैसे खाते हैं, ब्रेड को अलग से खा लिया बटर ऊपर से खा लिया, ऐसे खाते हैं क्या, नहीं खाते ना, पहले ब्रेड लेंगे, ब्रेड के ऊपर बटर लगाएंगे, उसके बाद खाते हैं। तो अगर ब्रेड के साथ ही आप बटर खा रहे हो, यानी ब्रेड और बटर दोनों एक साथ खाए जा रहे हैं, इसका मतलब सेंस कैसी है, एक साथ का मतलब सेंस कैसी हुई, यूनाइटेड सेंस हुई। और यूनाइटेड सेंस होने की वजह से आप कैसी हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। यहाँ पे आप इज का यूज करोगे, आर का यूज नहीं करोगे, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, ब्रेड एंड बटर सोल्ड एट जनरल स्टोर्स। अब जनरल स्टोर पे आप जाते हो, ठीक है, वहां पे आप जाके बोलोगे कि ब्रेड दे दो बटर दे दो, तो वो आपको ब्रेड के ऊपर बटर लगा के देता है क्या, नहीं देता ना। ब्रेड का पैकेट आपको अलग से मिलेगा, बटर का आपको अलग से मिलेगा। अगर दोनों अलग अलग मिल रहे हैं इसका मतलब सेंस कैसी हुई, डिवाइडेड सेंस हुई, और डिवाइडेड सेंस की वजह से हमने यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया, ठीक है। तो ये था हमारा एंड जो कंजंक्शन है उसका कॉन्सेप्ट, कि कहाँ पे हम एंड का यूज करते हैं, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, और वो दो चीज़ें कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। सिमिलर होने के बाद देखो कहाँ पे हम एंड से जुड़े हुए नाउन को सिंगुलर लेके चलते हैं, कहाँ पे हम प्लूरल लेके चलते हैं, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।